हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक और बेहतरीन इंजेक्शन के बारे में जिसका नाम है रेनिटिडिन इंजेक्शन। इस वीडियो में हम जानेंगे ये रेनिटिडिन क्या है, दवा के किस वर्ग से संबंध रखता है, हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती हैं, साथ ही इसके यूज, डोज और डोज को किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है, इसके वार्निंग्स क्या होते हैं और इंटरैक्शंस क्या होते हैं, किन दवाओं के साथ ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो ये कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूं जो शायद ही आपको कोई अन्य यूट्यूब वीडियोस में मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। रेनिटिडिन मार्केट में टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में आसानी से मिल जाती हैं। इस वीडियो में हम केवल रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो रेनिटिडिन इंजेक्शन है इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं जिस नाम से ये मार्केट में आती हैं। तो ये सबसे ज्यादा मार्केट में रेनटेक इंजेक्शन के नाम से आपको आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही एसिलॉक इंजेक्शन और जेनटेक इंजेक्शन, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है रेनिटिडिन इंजेक्शन के। हो सकता है इसके अलावा कोई अन्य ब्रांड आपके एरिया में हो, लेकिन इसका जो कंपोजिशन होगा यानी इसके अंदर जो दवा होगी वो होगी रेनिटिडिन। तो जो ये रेनिटिडिन इंजेक्शन है ये मार्केट में आपको एम्प्यूल के फॉर्म में मिल जाती हैं और ये 2 ml की एम्प्यूल आती है और इसमें 50 mg रेनिटिडिन होता है। और अगर आपके पास रेनिटिडिन एम्प्यूल होगा तो आप उसे बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेन रेनिटिडिन 25 mg, यानी प्रत्येक ml में यानी प्रत्येक एक ml में रेनिटिडिन 25 mg है। तो यहाँ पे 2 ml का एम्प्यूल है तो पूरे 2 ml में 50 mg रेनिटिडिन होता है। जो ये रेनिटिडिन है, रेनिटिडिन क्या है और ये दवा के किस वर्ग से संबंध रखती है? रेनिटिडिन ये एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है, यानी ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके कार्य करती हैं। तो हमारी जो स्टमक होती है, स्टमक में पैराइटल सेल होते हैं, तो पैराइटल सेल पर H2 रिसेप्टर होते हैं। तो जब हिस्टामाइन इस पैराइटल रिसेप्टर के में उपस्थित जो H2 रिसेप्टर हैं इसको बाइंड कर देती हैं, इस पर चली जाती हैं, तो हिस्टामाइन अब इस पे बाइंड होने से ये HCl का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में HCl का निर्माण होता है। लेकिन जब हम रेनिटिडिन दवा देते हैं तो रेनिटिडिन दवा देने से ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं और ब्लॉक करने से जो हिस्टामाइन है ये अपने रिसेप्टर पर बाइंड नहीं हो पाता है। बाइंड नहीं होगा तो हमारे जो शरीर में जो ज्यादा एसिड का सिक्रेशन था वो कम हो जाता है, एसिड का सिक्रेशन रुक जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग गैस, अपच, इंडाइजेशन के कारण जो गैस बन रहा हो या अल्सर हो रहा हो तो सभी कंडीशन में किया जाता है। यानी किसी भी कारण से अगर एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए इस रेनिटिडिन इंजेक्शन का या रेनिटिडिन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को कंप्लीट और अच्छे से जानना चाहते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं आखिर हमारे जो स्टमक है, स्टमक में HCl यानी एसिड का सिक्रेशन कैसा होता है, इसका निर्माण कैसा होता है और बच्चों में रेनिटिडिन सस्पेंशन का डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे मैंने अच्छे से इसे समझाया हुआ है। तो अब यहां पे जान लेते हैं जो ये रेनिटिडिन इंजेक्शन है इसका यूज किस किस कंडीशन में किया जाता है। तो जो ये रेनिटिडिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग पेप्टिक अल्सर, अगर पेप्टिक अल्सर हो गया हो तो अल्सर के केस में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, चाहे स्टमक का अल्सर हो या इंटेस्टाइन का अल्सर हो। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं आखिर ये पेप्टिक अल्सर क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार किया जाता है, इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट क्या होता है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रेनिटिडिन इंजेक्शन है इसका प्रयोग GERD में क्या आता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। तो यानी गैस्ट्रो यानी गैस और एसोफेगस, ये हमारा एसोफेगस होता है। तो एसोफेगस की और हमारा जो गैस होता है तो वो वापस आता है जिसे हम गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, जिस कारण जो आहार नाल होती है तो आहार नाल में काफी जलन महसूस होती है पेशेंट को और काफी तेज जलन होती है और हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, ऐसा लगता है सीने में जलन हो रही हो और इस स्थान पर काफी तेज दर्द रहता है। तो इस कंडीशन में इसका प्रयोग क्या आता है। साथ ही जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, तो जो छोटी आंत का आगे वाला भाग होता है जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, और पेनक्रियाज, अगर इन दोनों में किसी भी कारण से ट्यूमर हो गया हो जिस कारण हिस्टामाइन का रिलीज ज्यादा हो जाता है और ये एसिड का सिक्रेशन ज्यादा करते हैं, जिससे भविष्य में ये क्या करते हैं अल्सर को तैयार कर सकते हैं। इसलिए जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में इस रेनिटिडिन इंजेक्शन या टैबलेट का भी प्रयोग किया जाता है। तो यानी जो ये रेनिटिडिन है इसका प्रयोग गैस, किसी भी कारण से एसिडिटी बन रही हो तो एसिडिटी को कम करने के लिए, छाती में अगर जलन हो रही हो तो चेस्ट में जलन होना, साथ ही अपच
किसी भी कारण से इंडाइजेशन हो गया हो और इंडाइजेशन के कारण काफी तेज जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो इन सभी कंडीशन को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो एसिड के सिक्रेशन को, किसी भी कारण से बॉडी में एसिड का सिक्रेशन अगर ज्यादा हो गया है तो उसको कम करने के लिए इस रेंटिडिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और किसी भी दवा के कारण अगर साइड इफेक्ट हो गया हो और साइड इफेक्ट के तौर पे पेशेंट को गैस बन रही हो, दवा खाने से ज्यादा गैस की प्रॉब्लम हो रही हो, पेट फूल रहा हो, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए इस रेंटिडिन इंजेक्शन का प्रयोग किसी भी कारण से छाती में जलन हो रही हो, गैस हो रहा हो, अपच के कारण हो या पेट फूल रहा हो, जिस कारण काफी तेज जलन रहती है और काफी दर्द रहता है, तो इस सभी कंडीशन को दूर करने के लिए इस रेंटिडिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस रेंटिडिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तो अगर किसी पेशेंट को ये इंजेक्शन लग गया है, उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? जिस स्थान पर ये इंजेक्शन लगा हुआ है उसमें रेडनेस, पेन और स्वेलिंग हो सकती है। साथ ही पेशेंट को हेडेक हो सकता है, सर में दर्द रह सकता है, एलर्जी और ड्राई माउथ यानी मुंह सूखना, साथ ही कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की प्रॉब्लम होना और डायरिया जैसी कंडीशन होना। और अगर इसे आईवी दिया जाता है, ज्यादातर देखा जाता है आईवी देने से पेशेंट का बीपी लो हो जाता है। इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है, अगर आप इस रेंटिडिन इंजेक्शन या रेंटिडिन टैबलेट को ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं तो लंबे समय तक लेने से ये विटामिन B12 की कमी कर देता है। तो ये इसका मुख्य साइड इफेक्ट है और ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही आप जान लेते हैं ये रेंटिडिन इंजेक्शन है, इसका डोज किस प्रकार दिया जाता है। सामान्यतः जो ये इंजेक्शन है ये IM लगाया जाता है और IV भी लगाया जा सकता है। और जब इसे IV लगाया जाता है तो IV इसे बिल्कुल स्लो लगाना होता है, क्योंकि अगर IV थोड़ा फास्ट लगेगा तो ये बीपी को डाउन कर सकता है। साथ ही ये NS, DNS, RL और D5 में बिल्कुल आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेफ माना जाता है। अगर इसकी एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो 50 mg जो 2 ml की जो एम्प्यूल होती है जिसमें 50 mg रेंटिडिन दवा घुली रहती है, तो ये पूरा आप IM या IV लगाया जा सकता है 6 से 8 घंटे के अंतराल में, तो यानी दिन के 3 बार इसे लगाया जा सकता है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती है, गैस, छाती में जलन, अपच, बदहजमी या एसिड का सिक्रेशन हो गया हो, उस कंडीशन में दिन में 1 बार भी लगे उससे बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा कंडीशन खराब है या कोई पेप्टिक अल्सर या ये प्रकार की जो डिजीज हो अगर ये है तो उस कंडीशन में सुबह शाम भी ये लगाए जा सकते हैं। यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 12 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको एडल्ट डोज दी जा सकती है। और एज के बारे में बात करूं तो 40 से लेकर 45 केजी से अगर कोई व्यक्ति उससे ऊपर है तो उस कंडीशन में एडल्ट डोज दी जाती है। चाइल्ड की बात करें तो यहां पे 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रेंटिडिन इंजेक्शन का प्रयोग न करें। ज्यादा आवश्यक है रेंटिडिन टैबलेट दें या फिमोटिडिन टैबलेट दें, सिमिटिडिन टैबलेट दें, लेकिन इसका प्रयोग न करें। अगर ज्यादा आवश्यक है तो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर जो डोज बताई है ये सामान्य रिकमेंडेड डोज है। तो यहाँ पे 1 साल से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों में इसका डोज किस प्रकार दिया जाता है, तो इसका जो सामान्य डोज होता है वो होता है 0.5 mg से लेकर 1 mg पर केजी पर डोज। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है जैसे गैस, छाती में जलन, एसिडिटी बनना, ब्लॉटिंग होना, उस कंडीशन में 0.5 mg दवा दी जा सकती है। लेकिन ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस कंडीशन में 1 mg तक दी जा सकती है। तो यहां पे मैक्सिमम 6 mg से ज्यादा नहीं दी जाएंगी पूरे दिन भर में। और जो ये डोज रहती हैं ये डोज सुबह, दिन में, रात को, दिन में 3 बार दिया जा सकता है। तो यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, माना कोई 20 केजी का बच्चा है तो 20 केजी के बच्चे को अगर रेनिटिडिन इंजेक्शन देना है तो किस प्रकार देंगे। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इनटू रिकमेंडेड डोज 0.5। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 10, यानी 20 केजी के बच्चे को 10 mg हम रेनिटिडिन दवा दे सकते हैं। समझ गए। और ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं, 1 mg। तो सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज 1, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 mg, यानी 20 kg के बच्चे को 10 mg से लेकर 20 mg हम दवा दे सकते हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि हमारे पास mg तो है लेकिन इसे ml में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो एम्प्यूल है वो ml में है। तो कैसे करेंगे, तो जाने सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज, जैसे मैं 0.5 मानता हूं, ठीक है, इंटू कितने ml में घुली हुई मात्रा है, तो 2 ml में, जितना आपके पास एम्प्यूल होगा। तो हमारे पास एम्प्यूल 2 ml का है और 2 ml में रेनिटिडिन दवा कितनी घुली है आप उसे बैक करके देखेंगे तो लिखा रहता है ईच ml कंटेन रेनिटिडिन 25। तो 2 ml में, जब 1 ml में 25 है तो 2 ml में 50 mg, तो 50। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे
तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 0.4 ml। यानी 20 केजी के बच्चे को हम 0.4 ml दवा दे सकते हैं, चाहे हम IM दें या IV दें। समझ गए? ऐसे ही अगर ज्यादा आवश्यक है, 1 mg की आवश्यकता है, तो सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज 1 इंटू 2/50। तो अगर आप भी इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 ml। तो हम 20 केजी के बच्चे को 0.4 ml से लेकर 0.8 ml दवा दे सकते हैं और ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये सुबह शाम या दिन के 3 बार लगाया जाता है। तो ये था इसका डोज कैलकुलेशन। अब जान लेते हैं इसके वार्निंग्स क्या हैं, किस किस कंडीशन में ये इंजेक्शन नहीं देना होता है और किन दवाओं के साथ ये नहीं देना होता है। वारफेरिन दवा के साथ ये नहीं देना होता है। साथ ही थियोफाइलिन, अगर थियोफाइलिन दिया जा रहा है चाहे टैबलेट में हो या इंजेक्शन में हो तो नहीं देना होता है। साथ ही फेंटोइन, कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल ये दवा के असर को घटा या बढ़ा सकते हैं। साथ ही सुक्रालफेट, अगर सुक्रालफेट चल रही हो तो सुक्रालफेट देने से ये रेनिटिडिन के जो असर है उसको कम कर देता है। और शुगर की मेडिसिन के साथ भी नहीं देना होता है क्योंकि ये शुगर की मेडिसिन का असर को बढ़ा सकती है। समझ गए? और अल्कोहल के साथ भी ये दवा नहीं देनी होती है। अगर जब ये दवा दी जा रही हो तो उस कंडीशन में बिल्कुल डॉक्टर की देखरेख में ही ये दवा दी जाती है। साथ ही अगर कोई शुगर पेशेंट हो, लीवर और किडनी का कोई पेशेंट हो तो उसमें बिल्कुल सावधानी पूर्वक दिया जाता है। और अगर किसी पेशेंट ने अल्कोहल लिया हो तो अल्कोहल के केस में भी ये रेनिटिडिन इंजेक्शन नहीं लगाए जाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां इसकी रखनी होती हैं। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं वो इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है। आपने अक्सर सुना होगा जो सिट्रिजिन होता है, तो सिट्रिजिन ये सिट्रिजिन क्या करता है, ये हिस्टामाइन रिसेप्टर को बाइंड करता है। और अभी आपने ये सुना कि जो रेनिटिडिन है, रेनिटिडिन भी हिस्टामाइन रिसेप्टर को बाइंड कर रहा है। लेकिन इसका कार्य अलग अलग क्यों? क्योंकि सिट्रिजिन एलर्जिक कंडीशन में दी जाती है और रेनिटिडिन गैस वाली कंडीशन में दिया जा रहा है, एसिडिटी अगर ज्यादा हो रही है उस कंडीशन में दी जा रही है। तो लेकिन इसका असर क्यों? तो सबसे पहले जानते हैं जो ये हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन क्या है। हिस्टामाइन एक केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो हमारी मास्ट सेल, बेसोफिल सेल और ब्रेन में पाए जाते हैं। तो जो ये हिस्टामाइन है, हिस्टामाइन का अपना इफेक्ट दिखाना ये इस पर निर्भर करता है हिस्टामाइन के रिसेप्टर पर। और हिस्टामाइन के 4 रिसेप्टर होते हैं, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, H3 रिसेप्टर और H4 रिसेप्टर। यहां पे हम बात करेंगे सिट्रिजिन और जो रेनिटिडिन है, ये जब हिस्टामाइन को ही बाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसके कार्य अलग अलग क्यों हैं। जो सिट्रिजिन होता है, सिट्रिजिन हिस्टामाइन के H1 रिसेप्टर को बाइंड करता है। तो जो ये H1 रिसेप्टर है, ये H1 रिसेप्टर हमारे स्किन, नोज और हमारी ब्रोंकाई में पाया जाता है, ये वहां पाए जाते हैं। तो जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जन गया, ठीक है, जैसे धूल, मिट्टी या कोई बैक्टीरिया या वायरस, ये हमारी एलर्जन में जैसे हमारी ब्रोंकाई में गया, तो हमारी ब्रोंकाई में जैसे ये एलर्जन गया तो वहां पे हिस्टामाइन रिलीज होगा। और हिस्टामाइन रिलीज होगा तो वहां पे कौन सा रिसेप्टर है? H1 रिसेप्टर है, वहां पे H2 रिसेप्टर नहीं पाया जाता। तो यानी ये रिसेप्टर निर्धारित करते हैं, हिस्टामाइन तो एक ही है लेकिन रिसेप्टर निर्धारित कर रहे हैं कि इसे एलर्जिक होनी है या गैस का सिक्रेशन ज्यादा होना है। तो अगर हिस्टामाइन ब्रोंकाई में गया तो ब्रोंकाई में हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर को बाइंड करेगा और H1 रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो उससे क्या होगी, एलर्जिक कंडीशन तैयार हो जाएगी, जिससे पेशेंट में एलर्जिक कंडीशन, सामान्य सर्दी, जुकाम, नाक बहना, आंखों से पानी आना, ब्रोंको स्पाज्म हो जाना, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो ये तैयार कर देती है। समझ गए? अब इसको दूर करने के लिए H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा देनी होगी। और जो सिट्रिजिन है ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा है, ये H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जिससे क्या हो जाता है, जो एलर्जिक कंडीशन है वो दूर हो जाती है। अब जो ये H2 रिसेप्टर है, यहां पे जो ब्रोंकाई है या नोज है, यहां पर H2 रिसेप्टर नहीं पाए जाते। समझ गए? अब जो ये H2 रिसेप्टर है ये हमारी स्टमक की पैराइटल सेल में पाई जाती है। जैसे यहां पे हिस्टामाइन का लेवल बढ़ेगा, हिस्टामाइन लेवल बढ़ेगा तो ये H2 रिसेप्टर पर बाइंड होगा और ये एसिड का सिक्रेशन करेगा। तो इस कंडीशन में हमें जरूरी है कि हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा दें। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कौन से? रेनिटिडिन, फिमोटिडिन, सिमेटिडिन। तो ये दवा दी जाती है जिससे एसिड का सिक्रेशन नहीं हो पाता है और गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आप समझ गए कि हिस्टामाइन एक ही है लेकिन रिसेप्टर निर्धारित करते हैं कि किसको कहां पर क्या काम करनी है। समझ गए? और दवा भी उस हिसाब से फिर काम करती है। H1 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा दी तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवा दी तो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। समझ गए? और अगर आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान सकते हैं। तो ये कंप्लीट जानकारी थी रेनिटिडिन इंजेक्शन के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएन फार्मा टिप्स।